नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लास के इस नए वीडियो में। आज का वीडियो क्लास 10 का बायोलॉजी का है, जिसमें हमने स्टार्ट किया था चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं, और इसका भाग 1 हमने बता दिया है, जिसमें हमने बताया है जनन क्या होता है और जीव जनन क्यों करते हैं, जनन कितने प्रकार का होता है। हमने वहाँ पे बताया कि जनन 2 प्रकार का होता है, यानी कि 2 प्रकार से जीव जनन करते हैं। एक है अलैंगिक यानी कि अलिंगी जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है लैंगिक जनन यानी कि लिंगी जनन, इसे बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन के बारे में कंप्लीट जानकारी हमने भाग 1 में दे दिया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर से देखिए, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो उपलब्ध है। आज हम वहीं से आगे बढ़ेंगे और जानेंगे लैंगिक जनन के बारे में। जीव लैंगिक जनन कैसे करते हैं, लैंगिक जनन किन जीवों में पाया जाता है। हमने अलैंगिक जनन के बारे में बताया कि जो निम्न कोटि के जीव होते हैं, बहुत ही छोटे, ऐसे जीवों में अलैंगिक जनन पाया जाता है। लेकिन जो जटिलतम जीव है, उच्च कोटि के जीव है, वे जीव लैंगिक जनन करते हैं। अब बात आती है कि लैंगिक जनन है क्या, लैंगिक जनन किसे कहा जाता है। तो लैंगिक जनन के लिए 2 जीवों की आवश्यकता होती है, और दोनों जीवों का जो लिंग है भिन्न भिन्न होता है, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न लिंग वाले 2 जीव मिल करके संतति उत्पन्न करते हैं। इसे ही कहा जाता है लैंगिक जनन। जनन का मतलब है कि जनन वह प्रोसेस है जिसमें जीव अपने ही जैसा संतान उत्पन्न करते हैं, यानी कि अपने ही जैसा संतान उत्पन्न करने को ही जनन कहा जाता है। और यह जनन 2 तरह से होता है। एक है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव अपने ही जैसा नया संतान बना देगा, तो इस तरह के जनन को कहा जाता है अलैंगिक जनन। यानी कि अलैंगिक जनन के लिए एक जीव की आवश्यकता होती है, केवल एक जीव की। लेकिन लैंगिक जनन में 2 जीवों की आवश्यकता होती है। दोनों जीव विपरीत लिंग वाले होते हैं, यानी कि अलग अलग लिंग वाले होते हैं। यानी 2 अलग अलग लिंग वाले जीव जुड़ करके जब नया संतान बनाते हैं, नया संतान उत्पन्न करते हैं, तो इस प्रकार के जनन को कहा जाता है लैंगिक जनन। 2 भिन्न लिंग वाले, 2 भिन्न लिंग वाले, 2 भिन्न लिंग वाले जीवों से संतान उत्पन्न होती है। इस प्रकार के जनन को कहा जाता है लैंगिक जनन। ये जो 2 भिन्न लिंग वाले हैं, दोनों लिंग एक दूसरे का विपरीत होगा। एक को कहा जाता है नर और दूसरे को कहा जाता है मादा, यानी कि एक को कहते हैं मेल और दूसरे को नाम देते हैं फीमेल। समझिएगा यहाँ पे मेल और फीमेल। मेल और फीमेल है क्या, नर एक अलग लिंग का जीव है और मादा एक अलग लिंग का जीव है। दोनों संयुक्त होते हैं तो दोनों के द्वारा संतान उत्पन्न होती है, और इस तरह के जनन को कहा जाता है लैंगिक जनन। ये है आपका नर, इसे इंग्लिश में बोला जाता है मेल, समझते चलना है। और ये है मादा, इसे इंग्लिश में बोला जाता है फीमेल। फीमेल नर एक प्रकार का विभाजन होता है नर में और मादा में। नर और मादा दोनों में एक प्रकार का विभाजन होता है, जिससे कि एक कोशिकीय संरचना बनती है। कैसे संरचना, तो एक कोशिकीय संरचना बनती है। मादा में भी विभाजन होगा तो एक कोशिकीय संरचना बनेगी, एक कोशिकीय संरचना बनेगी, जिसे नाम दिया जाता है युग्मक। समझते चलिए आप, इसे कहते हैं क्या चीज़, तो युग्मक। इंग्लिश में बोला जाता है गेमिट। अब नर बाघ बनाया है युग्मक, इसलिए इसे बोला जाता है नर युग्मक। और उसी तरह से मादा में भी विभाजन होगा, एक कोशिकीय संरचना बनेगी और इसे कहा जाएगा मादा युग्मक। मादा युग्मक। मेल गेमिट ये हो जाएगा
फीमेल गेमेट। कुछ बातें नर और मादा युग्मक के बारे में हम यहीं पे बता देते हैं और उसके बाद से हम पढ़ेंगे क्रिया विधि के बारे में, इनकी क्रिया विधि क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे जो नर युग्मक है, नर युग्मक यह संरचना में छोटा होता है, आकार में छोटा होता है, आकार में छोटा। किसके आकार में छोटा होता है? तो इस मादा युग्मक के आकार में छोटा होता है, यानी कि जो मादा युग्मक है वो आकार में बड़ा होता है। किससे? तो नर युग्मक से बड़ा होता है। दूसरी बात कि किया जाए इसमें, तो नर युग्मक जो है चलनशील होता है। क्या? तो चलनशील, इसकी विशेषता है। नर युग्मक क्या होता है? तो चलनशील होता है, यानी कि गमनशील, गति करता है और यह अचल होता है, गमन नहीं करता है। इसका मतलब है कि स्थिर होता है, स्थिर या अगमनशील, अगमनशील होता है। फिर आगे बात किया जाए संरचना की, तो यहाँ पे नर युग्मक को नाम दिया जाता है शुक्राणु। क्या चीज़? तो शुक्राणु। देखिए इसको हम अलग पेन से दर्शाते हैं, इसे कहते हैं शुक्राणु। नर युग्मक को शुक्राणु बोला जाता है और इसे इंग्लिश में स्पर्म बोला जाता है, और मादा युग्मक को बोला जाता है अंडाणु, अंडाणु, ओवम। अब ये जो शुक्राणु होता है इसकी संरचना ये इसकी संरचना है, इस तरह का ये शुक्राणु होता है, और जो अंडाणु होता है इसकी संरचना इस तरह से होती है। तो ये है शुक्राणु और ये है अंडाणु। नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं, मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। नर युग्मक आकार में छोटा होता है, मादा युग्मक आकार में बड़ा होता है। नर युग्मक चलनशील होता है और यह स्थिर होता है। ये क्या होता है? तो स्थिर होता है। अब इसकी क्रिया विधि के बारे में हम जानेंगे। आइए समझते हैं क्रिया विधि। क्रिया विधि कैसे लैंगिक जनन होता है, इसके बारे में हम यहाँ पे पूरी बात समझेंगे। लैंगिक जनन जीव कैसे करते हैं इसके बारे में। तो लैंगिक जनन के लिए दो भिन्न लिंग वाले जीवों की आवश्यकता होती है, दो भिन्न लिंग वाले जीवों की आवश्यकता होती है। एक को बोला जाता है नर यानी कि मेल, और दूसरे को बोला जाता है मादा यानी कि इसे बोला जाता है फीमेल। समझते चलिए यहाँ पे फीमेल। कोई भी जीव है उसमें जो लक्षण है, गुण है, उसका अगली पीढ़ी में जाना जिसके माध्यम से होता है उसे बोला जाता है गुणसूत्र। उसे कहा जाता है क्या चीज़? तो गुणसूत्र। और किसी भी जीव में गुणसूत्रों की अपनी एक निश्चित संख्या होती है। किसी भी जीव में पूर्ण गुणसूत्रों की यदि संख्या हो तो उसे बोला जाता है द्विगुणित, द्विगुणित। इसे 2n द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि मानव में कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, यानी कि 2n का मतलब है कि 46। यदि आधा गुणसूत्र पाया जाए किसी भी कोशिका में, जीव शरीर के, तो उसे बोला जाता है अगुणित, अगुणित। और इसको स्मॉल n द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मानव में 46 गुणसूत्र होता है एक सेल में, और यदि इसका आधा कर दिया जाए तो 23 होता है। कितना? तो 23। 2n इजकल टू 46, तो n इजकल टू 23। तो वही बात यहाँ पे चलते हैं। तो ये नर भाग है, ये द्विगुणित होगा 2n में। मादा भाग होगा, ये भी क्या होगा? तो ये भी द्विगुणित होगा, यानी कि ये भी 2n में होगा, द्विगुणित होगा। और दोनों नर और मादा दोनों भाग जो है क्या होगा? तो द्विगुणित होगा। चलिए अब क्या होता है कि नर भाग में और मादा भाग में कोशिका विभाजन होता है। क्या चीज़? तो कोशिका विभाजन।
थोड़ी बात हम कोशिका विभाजन से यहाँ पे करेंगे। आपने कोशिका विभाजन के बारे में थोड़ा सा क्लास 9 में पढ़ा होगा। जीवों में कोशिका विभाजन किस तरह से होता है। तो दो तरह से कोशिका में विभाजन होता है जीवों में। एक को कहा जाता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, ये समसूत्री विभाजन है क्या, तो कोई कोशिका है और उसमें 2n गुणसूत्र है और यह विभाजित होकर के नई कोशिका बना रही है और इसमें भी 2n गुणसूत्र आ रहे हैं और इसमें भी 2n गुणसूत्र आ रहे हैं। तो सेम टू सेम जो संतति है वो अपने जनक के समान है। ये जो विभाजन होने वाली कोशिका होती है उसे जनक बोला जाता है और जो नई कोशिका बनती है उसे संतति कहा जाता है। तो यहाँ पे जो नई संतति है उसमें गुणसूत्रों की संख्या जनक के समान है। तो इस तरह के विभाजन को बोला जाता है समसूत्री विभाजन। और दूसरा जो विभाजन है उसे कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, इसमें क्या होता है कि कोई एक कोशिका है, कोई एक कोशिका है वो तो द्विगुणित ही होगी, यानी कि उसमें गुणसूत्रों की पूर्ण संख्या होगी। लेकिन जब इसमें विभाजन हो तो विभाजन के द्वारा इसका आधा ही गुणसूत्र संतति में जाए, आधा ही गुणसूत्र संतति में जाए। तो इस तरह के विभाजन को कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन। इसे कहा जाता है क्या चीज़, तो अर्धसूत्री विभाजन। तो यहाँ पे नर भाग में और मादा भाग में क्या होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन जिस दौरान क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है। तो यहाँ पे नर भाग में अर्धसूत्री विभाजन होगा। कौन सा, तो अर्धसूत्री विभाजन, तो जिसके द्वारा बनेगा नर युग्मक। नर युग्मक जैसे कि यहाँ पे 2n है तो इसका आधा आ जाएगा तो स्मॉल n हो जाएगा। उसी तरह से इसमें अर्धसूत्री विभाजन बनेगा होगा तो बनेगा मादा युग्मक। मादा युग्मक, और ये भी क्या हो जाएगा, तो स्मॉल n में हो जाएगा। उसके बाद से नर और मादा युग्मक में होता है संयोजन। क्या चीज़, तो संयोजन, जुड़ते हैं। तो नर और मादा युग्मक का संयोजन संलयन या संयुग्मन कहलाता है। क्या चीज़, तो संलयन या संयुग्मन। नर और मादा युग्मकों के संयोजन को फ्यूजन बोला जाता है और फ्यूजन के दौरान एक नई कोशिका का निर्माण होता है। एक नई कोशिका का निर्माण यहाँ पे होता है। इस नई कोशिका को बोला जाता है युग्मनज। इंग्लिश में बोला जाता है जाइगोट, युग्मनज, और इसे ही इंग्लिश में बोला जाता है क्या चीज़, तो जाइगोट। और नर और मादा युग्मक के जुड़ने की क्रिया को निषेचन कहा जाता है। क्या कहते हैं, निषेचन। इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन। इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन। नर और मादा युग्मकों के संयोजन को निषेचन कहा जाता है और इसे इंग्लिश में कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। यह जो नर और मादा युग्मकों के संयोजन से युग्मनज बना, जाइगोट बना, यह विकसित होता है, वृद्धि करता है और विभाजित होता है। क्या होगा ये, तो विकसित करता है, विकसित होता है, वृद्धि करता है, वह विभाजित होता है। क्या होता है, तो विभाजित, और विभाजन के फलस्वरूप भ्रूण बनाता है। क्या बनाता है, तो भ्रूण, और भ्रूण आगे चल करके संतान में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि नई संतति बन जाती है। क्या चीज़, तो संतान में बन जाता है। तो क्या हुआ यहाँ पे, नर और मादा युग्मकों के संयोजन से संतान की उत्पत्ति हुई। दो अलग अलग जीव जुड़े तो नया जीव का निर्माण हुआ। इस तरह के जनन को कहा जाता है लैंगिक जनन। इस तरह के जनन को कहते हैं क्या चीज़, तो लैंगिक जनन। तो जीवों में जो लैंगिक जनन पाया जाता है दो भिन्न लिंग वाले जीवों के बीच होता है। एक है नर और दूसरा है मादा। अब ये द्विगुणित होगा और ये भी द्विगुणित।
अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो नर से नर युग्मक बनता है और ये अगुणित होगा, और मादा से मादा युग्मक बनेगा और ये भी क्या होगा, तो अगुणित होगा। तो यहाँ से एक एन और यहाँ से एक एन दोनों आएंगे तो फिर से 2n का निर्माण हो जाएगा, फिर से 2n का निर्माण हो जाएगा, यानी कि जाइगोट युग्मनज का निर्माण हो जाएगा, और जिसके विकास से, वृद्धि से, विभाजन से भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण से संतान की उत्पत्ति होती है। जैसे कि मानव को लिया जाए तो मानव में कुल गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, 46 को द्विगुणित कहेंगे, तो यहाँ पर भी द्विगुणित है तो यहाँ पर भी 46 है। जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो आधा ही भाग जाएगा, यानी कि यहाँ पे 23 गुणसूत्र आएंगे और यहाँ पर भी कितने, 23, और 23 फिर से जुड़ेंगे तो फिर से यहाँ पे 46 गुणसूत्र बन जाएगा। यहाँ पे ये है लैंगिक जनन। जीवों में लैंगिक जनन कैसे होता है इसके बारे में, सभी जीव जो लैंगिक जनन करते हैं उसमें इसी तरह का लैंगिक जनन पाया जाता है। और कुछ बातें यहाँ पे हम करेंगे लैंगिक जनन से संबंधित। बात समझिएगा, यहाँ पे नर से नर युग्मक बना तो नर से गुण आया यानी कि लक्षण आया, और यह लक्षण कहाँ गया, तो संतान में। उसी तरह से मादा से लक्षण आया और मादा से यह लक्षण कहाँ गया, तो संतान में। इस लक्षण को, इस गुण को जो ले करके जाता है उसे बोला जाता है गुणसूत्र। गुणसूत्र इंग्लिश में बोला जाता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इसे इंग्लिश में कहा जाता है क्या चीज, तो क्रोमोसोम। यही बात हम कर रहे हैं कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है और यही गुण आगे अगली संतान में लक्षणों को लेकर के जाते हैं, यानी कि जैसा गुण संतान को अपने माता पिता से मिलेगा वह संतान वैसा ही होगा। जैसे कि उसको माता पिता से शरीर की लंबाई का गुण मिला, यदि माता पिता लंबे हैं तो वह संतान भी लंबा होगा, माता पिता छोटे हैं, नाटे हैं तो संतान भी नाटा होगा। उसी तरह से जो बाल है घुंघराले हैं यदि माता पिता के, तो संतान के भी बाल क्या होंगे, घुंघराले होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नर और मादा से जो गुण इस संतान को मिल रहे हैं संतान वैसा ही होगा। बात समझ में आई? तो संतान जो आगे आ रही है, नर और मादा से जो संतान बन रही है वह उसमें गुण किसके आ रहे हैं, नर के और मादा के, यानी कि माता और पिता के। तो जैसा माता पिता होंगे संतान भी वैसी ही होगी, उसी गुण वाला होगा। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। जितने भी सारे जीव है लैंगिक जनन करते हैं सभी में उनकी संतानों में उनके माता पिता के गुण जाते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, और जो लक्षण को ले जाता है वह है गुणसूत्र। गुणसूत्र का लिया जाए या डीएनए का लिया जाए, क्या चीज़, तो डीएनए, क्योंकि गुणसूत्र डीएनए के ही बने होते हैं। और ऐसे लक्षण जो माता पिता से संतान में जाते हैं उसे आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। क्या चीज़, तो आनुवांशिक लक्षण इन्हें बोला जाता है। आगे हम बताएंगे आनुवांशिक लक्षण के बारे में, आनुवांशिक लक्षण क्या होता है। चलिए और कुछ बातें जानते हैं लैंगिक जनन के बारे में। तो यहाँ पे नर से जो लक्षण जा रहे हैं, गुण जा रहे हैं संतान में, और मादा से जो संतान में गुण जा रहे हैं, माता और पिता दोनों से जा रहे हैं। तो इस संतान में जो माता से गुण प्राप्त हुआ है वह नर से भिन्न होगा, और जो पिता से गुण प्राप्त हो रहे हैं वह मादा से भिन्न होगा, यानी कि माता से भिन्न होगा। इसका मतलब है कि यह संतान में कुछ लक्षण भिन्न हो जाएगा, किससे, तो अपने माता पिता से, यानी कि इस संतान में कुछ भिन्न लक्षण हो जाएंगे। यही नहीं है, ये लक्षण भिन्नता केवल माता पिता से ही नहीं होगा, ये इस वातावरण के कारण भी इस संतान में भिन्नता आ जाएगी लक्षणों में। तो यहाँ पे संतान में जो भिन्नता देखी जा रही है माता और पिता से, ऐसी भिन्नता को नाम दिया जाता है विभिन्नता। विभिन्नता क्या कहते हैं, तो विभिन्नता। तो विभिन्नता किस प्रकार के जनन की देन है, तो लैंगिक जनन की देन है, क्योंकि यहाँ पे ये जो संतान है बिल्कुल अपने माता पिता के समान नहीं है, लक्षणों में भिन्न है थोड़ा सा, और इसे ही बोला जाता है विभिन्नता।
अब ये लक्षणों में भिन्नता इस पीढ़ी में थोड़ी सी हो गई, अगली पीढ़ी में और थोड़ा भिन्नता हो जाएगा, उसकी अगली पीढ़ी में और थोड़ा भिन्नता हो जाएगा। जैसे कि आपके दादाजी, उसके बाद से आपके पिताजी, आपके दादाजी से आपके पिताजी थोड़ा भिन्न होंगे, उसके बाद से आप आए तो आप थोड़ा सा अपने पिताजी से लक्षणों में भिन्न होंगे, गुणों में। उसी प्रकार से आपकी शादी होगी, आपके जो लड़के होंगे वे थोड़ा सा लक्षणों में भिन्न हो जाएंगे। इस तरह से एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ये भिन्नता चलती जाएगी। हजारों बार, हजारों पीढ़ी भिन्नता होने के बाद एक ऐसा समय आएगा कि जो संतान होगी बिल्कुल अपने पूर्वजों से भिन्न हो जाएगी। यानी कि पूर्वज के जो लक्षण होंगे संतान में वे लक्षण नहीं होंगे, उसके अग्रज में वे लक्षण नहीं होंगे। तो यहाँ से क्या हुआ कि एक नई जाति का विकास हो गया। किसका विकास हो गया? तो एक नई जीव जाति का विकास हो गया, यानी कि नई लक्षण वाली जाति का विकास हो गया। और इसी को बोला जाता है इवैल्यूएशन, यानी कि जैव विकास। इसे ही कहते हैं जैव विकास। जैसे कि हमारे पूर्वज, मानव के पूर्वज बंदर थे और बंदर के गुणों में भिन्नता आती गई, अंतर आता गया और हजारों वर्ष परिवर्तन के बाद एक नए गुण वाले जीव बना जिसे आज हम मानव कहते हैं। और मानव क्या है? बंदर से बहुत ही उत्तम गुण वाला है। उसी तरह से एक के पूर्वज किसी के होते हैं ना, तो पूर्वज से उत्तम गुण वाले उसकी संतानें होती है। तो भिन्नता जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है कि इससे इस प्रकृति में उत्तम गुण वाले जीव उत्पन्न होते हैं और प्रकृति की क्रियाकलापों को सहते हैं। यदि परिवर्तन न हो तो धीरे धीरे वह जीव विलुप्त हो जाता है और उस जीव को पृथ्वी पर देखा नहीं जाता है। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो कि विलुप्त हो गए हैं। तो यहाँ पे ये जो लैंगिक जनन है और भिन्नता है बहुत ही जरूरी है। इससे उत्तम गुणों वाले जीव का विकास होता है। अलैंगिक जनन से लैंगिक जनन बहुत ही उत्तम विधि है जनन की। तो यहाँ पे हमने लैंगिक जनन के बारे में खूब अच्छे से डिटेल में बताया। अब हम आगे जानेंगे लिंग के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। तो यहाँ पे हमने बताया कि जीवों में दो प्रकार का लिंग होता है, एक को बोला जाता है नर और दूसरे को बोला जाता है मादा। और इनमें विभाजन होता है तो एक कोशिकीय संरचना बनती है जिसे युग्मक बोला जाता है। और युग्मक को इंग्लिश में गेमिट कहते हैं। नर युग्मक को शुक्राणु यानी कि स्पर्म कहा जाता है और मादा युग्मक को अंडाणु यानी कि ओवम कहा जाता है। ये बात जो है आप इस याद रखिए और ये बहुत ही बार यूज होगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये सारे आपके सिलेबस से है और सब कुछ सही तरीके से बताए जा रहे हैं। तो इसे आप पढ़िए और समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो को जितना शेयर करेंगे उतना ही अच्छा है। जितने स्टूडेंट के पास जाएगा वीडियो सभी लोगों को लाभ मिलेगा, सभी लोग पढ़ेंगे, सभी बढ़ेंगे और सभी लोगों के नॉलेज में ये चीज़ें होंगी। आगे बढ़ जाते हैं और हम जानेंगे लिंग के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। लिंग के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है तो आपने जाना होगा, नाम तो सुना ही होगा एक लिंगी और द्विलिंगी के बारे में। कौन नहीं सुना है? सभी तो सुना होगा। एक लिंगी जीव क्या होते हैं और द्विलिंगी जीव क्या होते हैं, और इसी की बात हम करेंगे। तो इस चीज़ को हम मिटाएंगे। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद से हम जानेंगे लिंग के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे लिंग के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। तो जीवों को लिंग के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक को कहा जाता है एक लिंगी जीव और दूसरे को कहा जाता है द्विलिंगी
जीव, एक लिंगी जीव, और दूसरे को बोला जाता है द्विलिंगी जीव। इसका एक और नाम है उभयलिंगी, उभयलिंगी जीव। चलिए, एक लिंगी जीव क्या होते हैं, उभयलिंगी जीव क्या होते हैं? तो ऐसे जीव जिस पर नर और मादा जीव अलग अलग हो, एक ही पर नर और मादा लैंगिक पार्ट न पाया जाता हो, यानी कि अलग अलग नर व मादा पाए जाते हो, तो ऐसे जीवों को एक लिंगी जीव कहा जाता है। यानी कि नर अलग जीव होगा और मादा अलग जीव होगा, ऐसे जीवों को बोला जाता है एक लिंगी जीव। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है, जैसे मनुष्य, घोड़ा, बंदर। एक लेते हैं, मनुष्य, घोड़ा, बंदर, गाय। इसके साथ साथ पौधों में देख लिया जाए तो पौधों में पपीता है, तरबूज है, पपीता, तरबूज, ये सब है क्या? तो ये सब एक लिंगी जीव है, मतलब कि इसमें नर अलग होगा और मादा जीव अलग होगा। जैसे कि मनुष्य में ले लिया जाए, स्त्री और पुरुष, पुरुष नर होता है और स्त्री मादा, तो दोनों अलग अलग जीव है। तो जब नर व मादा अलग अलग हो तो ऐसे जीवों को कहा जाता है एक लिंगी जीव। बात समझ में आ गई होगी। द्विलिंगी जीव के बारे में जान लिया जाए, द्विलिंगी जीव क्या होता है। तो द्विलिंगी जीव में जब नर व मादा दोनों जनन अंग एक ही जीव पर उपस्थित हो, एक ही जीव पर नर व मादा दोनों जनन अंग उपस्थित हो, तो ऐसे जीव को बोला जाता है द्विलिंगी जीव, यानी कि इसी को बोला जाता है उभयलिंगी जीव। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि केचुआ है, लीच है, कृमि है। सभी लोगों ने केचुआ, जिसको कि साधारण सी भाषा में, गांव वाली भाषा में चेरा कहा जाता है, लीच, केचुआ है, लीच है, कृमि। सभी कृमि तो नहीं, लेकिन कुछ कृमि उभयलिंगी होते हैं। उसी प्रकार से पौधों में ले लिया जाए तो पौधों में सरसों है, गुड़हल है, सरसों, गुड़हल, ये सभी पौधे क्या है? तो द्विलिंगी है। सरसों, गुड़हल, बहुत सारे, मतलब क्या? तो ऐसे जीव जिस पर कि नर व मादा दोनों जनन अंग एक ही जीव पर उपस्थित हो, तो ऐसे को बोला जाता है द्विलिंगी जीव। समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, यानी कि जो पुष्पीय पौधे होते हैं उसमें लैंगिक जनन कैसे होता है, इसके बारे में बात करेंगे। अब हम पढ़ेंगे पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। हमने खूब डिटेल में जाना कि लैंगिक जनन क्या होता है। तो जंतु और पौधे सभी लैंगिक जनन करते हैं, तो पौधे भी लैंगिक जनन करते हैं। कौन से पौधे लैंगिक जनन करते हैं? तो पुष्पीय पौधे, यानी कि वे पौधे जिसमें पुष्प उत्पन्न करने की क्षमता होती है, ऐसे पौधों को पुष्पीय पौधा कहा जाता है। जैसे कि आवृतबीजी के पौधे, आवृतबीजी पौधों में पुष्प उत्पन्न करने की क्षमता होती है और इन पौधों में लैंगिक जनन होता है। तो किसी भी पौधे का जो लैंगिक अंग होता है वह पुष्प होता है। पुष्प में ही उसके नर और मादा जनन भाग उपस्थित होते हैं और नर और मादा जनन भाग के संयोजन से नई संतान की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह के जनन को लैंगिक जनन कहा जाता है। तो पुष्प पौधों का जनन अंग होता है। तो यहाँ पे अब हम जानेंगे कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है। तो किसी भी पौधे का जो पुष्प होता है वही उसका जनन भाग होता है और पुष्प के मेनली 4 पार्ट होते हैं। यहाँ पे हमने पुष्प की संरचना बनाया हुआ है, जो कि मुख्य रूप से या तो इस तरह का पुष्प आपने देखा होगा या इस तरह का पुष्प देखा होगा। ये दोनों पुष्प जो है यहाँ पे पढ़ने हैं और आगे की क्लास में इसे विस्तार में जानना है।
तो जो पुष्प होता है, पुष्प के मुख्यतः 4 भाग होते हैं, 4 भाग। एक को कहा जाता है बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज। दूसरे को बोला जाता है दलपुंज, दलपुंज। तीसरे को कहा जाता है पुमंग और चौथे को बोला जाता है जायांग। तो मेनली पुष्प के 4 भाग होते हैं, एक को बाह्य दल, दूसरे को दल, तीसरे को पुमंग और चौथे को जायांग। यहाँ पे जो ये पुष्प दिख रहा है, इस पुष्प में ये पत्ती जैसी संरचना दिख रही है। यहाँ पे नीचे इस भाग को बोला जाता है बाह्य दलपुंज। क्या चीज़? तो बाह्य दलपुंज। ये संख्या में होते हैं 2, 4, 6, तो अधिक संख्या में है तो इसे बोला जाता है बाह्य दलपुंज। और किसी एक भाग को बोला जाता है बाह्य दल। इसके एक इकाई को कहते हैं बाह्य दल और इसके समूह को बोला जाता है बाह्य दलपुंज। उसी तरह से इस पुष्प में ये जो भाग दिख रहा है, ये वाला, ये है बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज। दूसरा जो है इसे कहा जाता है दलपुंज। ये जो संरचना बड़ी पट्टी जैसी दिखाई दे रही है, इसे बोला जाता है दलपुंज। यह रंगीन होता है और एक भाग को दल कहा जाता है और इसके समूहों को, ये भी कई होते हैं, एक पुष्प में 2, 4, 6 इस तरह से करके, तो इसके समूह को बोला जाएगा क्या चीज़? तो दलपुंज। यहाँ पे ये वाला है दलपुंज, ये रंगीन होता है, ये रंगीन भाग होता है, इसे बोला जाता है दल। इस पुष्प में ये वाला दल है। आगे बढ़ते हैं पुमंग। तो जो इस पुष्प में यहाँ से यहाँ तक ये दिखाई दे रहा है, इसे बोला जाता है पुमंग, पुमंग। ये किसी भी पुष्प का नर भाग है। क्या है? तो नर भाग है। और इस पुष्प में देखा जाए तो ये वाला है पुमंग, ये क्या है? तो पुमंग है। ये जो इस तरह की संरचना दिख रही है। आगे चौथा जो पार्ट है इसका, वो है जायांग। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की जो संरचना दिखाई दे रही है, ये वाली, इसे बोला जाता है जायांग। इसे कहा जाता है क्या चीज़? तो जायांग। इसमें ये वाली जो संरचना दिखाई दे रही है, नीचे तक जाती है, इधर भी आती है, इस संरचना को बोला जाता है जायांग। और जो ये जायांग है पुष्प का मादा भाग है। क्या है? तो मादा भाग। नर भाग को पुमंग कहते हैं और मादा भाग को जायांग कहते हैं। तो यहाँ पे बाह्य दलपुंज और दलपुंज ये पुष्प के सहायक अंग है, सहायक चक्र इन्हें कहा जाता है। क्या चीज़? तो सहायक अंग। ये क्या करते हैं? तो जनन अंग को सहायता करते हैं, यानी कि जायांग और पुमंग को क्या करते हैं? तो सहायता करते हैं, इसलिए ये सहायक अंग है। इसके और भी काम है, ये पुष्प को खूबसूरत बनाते हैं, खूबसूरती प्रदान करते हैं, जनन अंगों की सहायता करते हैं, कीड़े मकोड़े अन्य जीवों को अपने प्रति आकर्षित करते हैं। इसमें से ये अन्य जीवों को क्या करते हैं? तो आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें जो है आप जान लिए। अब यहाँ पे ये जो पुमंग है पुष्प का नर भाग है और जायांग पुष्प का मादा भाग है, और इन्हीं के द्वारा होता है लैंगिक जनन। क्या चीज़? तो लैंगिक जनन, इन्हीं के द्वारा होता है लैंगिक जनन। तो पुष्प के नर भाग क्या होते हैं, मादा भाग क्या होते हैं, इसके बारे में हमने यहाँ पे कंप्लीट जानकारी दिया। एक बार और जान लेते हैं। किसी भी पुष्प के 4 मुख्य भाग होते हैं। पुष्प ही पौधों का जनन अंग होता है और किसी भी पुष्प के 4 मुख्य भाग होते हैं। एक है बाह्य दल, बाहर ये जो हरी पत्ती जैसी संरचना दिख रही है इसे बोला जाता है बाह्य दल पुंज, एक को बोला जाएगा बाह्य दल। उसी प्रकार दूसरा है दल पुंज, ये जो रंगीन भाग दिखाई देता है पुष्पों में इसे बोला जाता है दल पुंज, किसी एक को कहा जाता है दल। उसके बाद से है पुमंग, पुमंग जो ये इस तरह की संरचना दिख रही है यहाँ पे इसे बोला जाता है पुमंग। ये भी बहुत सारे होते हैं, एक ही नहीं होता, तो इसके बहुत सारे समूहों को पुमंग कहा जाता है
और इसके एक भाग को बोला जाता है पुंकेसर। क्या कहते हैं? पुंकेसर। आगे बढ़ जाते हैं और ये चौथा भाग जान लिया जाए, जायांग। ये पुष्प का मादा भाग होता है। ये जो फूली हुई संरचना दिख रही है ये वाला यहाँ पे, इसे कहा जाता है जायांग। ये पुष्प का मादा भाग है और ये भी कई भाग होते हैं, एक ही नहीं होता। यदि पुष्प में अकेले हैं तो उसे बोला जाएगा स्त्री केसर, स्त्री केसर। और यदि अकेले हैं तो इसे स्त्री केसर कहते हैं, और समूह में है तो इसे बहुत सारे स्त्री केसरों की संख्या को बोला जाता है जायांग। इतनी बातें आप समझ लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और इसका एक एक करके हम पढ़ेंगे विस्तार से। इसे हम जानेंगे कि किस तरह से पौधों में लैंगिक जनन होता है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद से हम पढ़ेंगे इन दोनों का, यानी कि नर व मादा भाग को एक एक करके विस्तार से। तो अब हम लोग पुष्प के जनन अंग को थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। पुष्प के जनन अंग कौन कौन से होते हैं? तो अभी हमने बताया कि पुष्प के जो जनन अंग होते हैं, नर जनन अंग को पुमंग कहा जाता है, पुमंग। व मादा जनन अंग को जायांग कहा जाता है, जायांग। पुमंग और जायांग। पुमंग नर जनन भाग होता है और जायांग मादा जनन भाग होता है। तो यहाँ पे हमने ये जो संरचना बनाया हुआ है ये संरचना पुमंग का है। तो पुमंग हमने बताया कि जब पुष्प में नर जनन अंगों की संख्या अधिक हो तो उसके समूहों को, नर जनन अंगों के समूहों को बोला जाता है पुमंग, और उसके एक इकाई को बोला जाता है पुंकेसर। तो यहाँ पे हमने जो चित्र बनाया है वो किसका है? पुंकेसर का है। इसके समूह को बोला जाता है पुमंग, पुमंग। पुमंग है क्या? तो नर जनन अंग है, नर जनन अंग है। ये दो भागों में बटा है, ये दो भागों में बटा है। तो यह दो भागों में बटा है, पुंकेसर दो भागों में बटा है। ये जो डंठल जैसी संरचना दिख रही है इसे बोला जाता है तंतु, इसे कहा जाता है तंतु। और यहाँ पे ये जो संरचना दिख रही है इसे बोला जाता है परागकोश, परागकोश। इसे बोला जाता है क्या चीज़? तो परागकोश। अब ये परागकोश जब परिपक्व होता है तो फट जाता है और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे दाने होते हैं, दाने जैसी संरचना होती है और इसे बोला जाता है परागकण। और परागकण ही नर युग्मक है। समझ लीजिए यहाँ पे क्या है? तो यही नर युग्मक है। तो पुष्प का जो परागकण होता है वह नर युग्मक होता है। बात करते हैं इसके मादा भाग के, यानी कि जायांग के बारे में। हमने अभी बताया कि जायांग की इकाई को बोला जाता है स्त्री केसर, स्त्री केसर। जायांग की इकाई को बोला जाता है स्त्री केसर। और किसी भी जायांग के मेनली 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाला जो भाग है इसको बोला जाता है वर्तिकाग्र, और ये जो नली जैसी संरचना दिख रही है इसे बोला जाता है वर्तिका। और ये जो फूली हुई संरचना दिख रही है इसे कहा जाता है अंडाशय, अंडाशय। तो जायांग के मेनली ये 3 पार्ट होते हैं। अंडाशय में अंडाशय में इस तरह की संरचनाएं होती हैं। इस तरह की संरचनाएं बहुत सारी होती है जिसमें कि एक भाग को बोला जाता है बीजांड। क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। और इसी बीजांड में मादा युग्मक होता है। इसी बीजांड में क्या होता है? तो मादा युग्मक होता है जिसे अंड कोशिका के नाम से जाना जाता है। इसी बीजांड के अंदर बहुत सारे बीजांड होते हैं। तो ये हुआ क्या चीज़? तो जायांग, यानी कि पुष्प का मादा भाग। पुष्प का क्या चीज़? तो मादा भाग। तो पुष्प के नर भाग को पुमंग कहेंगे और मादा भाग को जायांग। दोनों की संरचना हमने यहाँ पे बना दिया है।
अब यहाँ पे है मादा युग्मक, मादा युग्मक, और ये है नर युग्मक, और नर और मादा युग्मकों के संयोजन से नई संतति का निर्माण होता है। ये बात पता है आपको, अभी हमने उसके बारे में डिटेल में बताया कि नर और मादा युग्मकों के संयोजन से क्या होता है, तो नई संतति का निर्माण होता है, और इसी को बोला जाता है लैंगिक जनन। यहाँ पे नर युग्मक भी मिल गया, मादा युग्मक भी मिल गया और नर युग्मक भी मिल गया। अब दोनों के संयोजन को हम जानेंगे, दोनों के संयोजन को, तो इसे हम डिटेल में जानेंगे। इस चीज़ को यहाँ पे हम मिटाएंगे पहले, इसमें का किसी एक बीजांड की संरचना को हम बनाएंगे। चलिए किसी एक बीजांड की संरचना को हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये एक बीजांड की संरचना है, ये क्या है, तो बीजांड है। बीजांड के अंदर ये ऊपर वाले भाग में 3 कोशिका पाई जाती है और इसके नीचे वाले भाग में 3 कोशिका पाई जाती है, और ये जो छिद्रनुमा भाग दिख रहा है इसे बोला जाता है बीजांड द्वार। इसके बीच में एक कोशिका होती है, ऊपर वाली कोशिकाओं में एक एक केंद्रक, नीचे वाली कोशिकाओं में भी 3 एक एक केंद्रक, और बीच वाली कोशिका में 2 केंद्रक होता है। इस तरह से बीजांड के अंदर पाया जाता है कितनी, तो 7 कोशिकाएं, 7 कोशिकाएं, और उसमें केंद्रक कितने हैं, तो 8 केंद्रक, 8 केंद्रक, यानी कि जो बीजांड होता है 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है। जो ये ऊपर के 2-3 कोशिका दिख रही है इसे बोला जाता है प्रतिमुख कोशिका, प्रतिमुख कोशिका, और यहाँ पे जो बीच वाली है इसे बोला जाता है द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक, और इसमें का ये जो 2 साइड वाली है इसे नाम दिया जाता है सहायक कोशिका, सहायक कोशिका, और ये जो बीच वाली है इसे नाम दिया जाता है क्या चीज़, तो अंड कोशिका, अंड कोशिका। यहाँ पे सभी का हमने नाम लिख दिया, कौन क्या है। अब यही अंड कोशिका मादा युग्मक है, मादा युग्मक है। अब नर और मादा युग्मक का संयोजन कैसे होगा ये बात हम समझते हैं। तो जब यह परिपक्व होता है तो ये फट जाता है, फट जाता है तो ये जो परागकण होते हैं वो बाहर निकल आते हैं, बाहर निकल आते हैं, और ये या तो स्वयं या किसी माध्यम के द्वारा ये पहुंच आते हैं कहाँ पे, तो इस वर्तिकाग्र पर। बहुत सारे परागकण आ जाते हैं कहाँ पे, तो वर्तिकाग्र पर, और परागकणों का वर्तिकाग्र पर जुड़ना ही कहलाता है परागण। कौन सी क्रिया, तो परागण क्रिया। कौन सी क्रिया, तो परागण क्रिया। अब पौधों में परागण होता है, परागकण का वर्तिकाग्र से जुड़ना, परागकण का वर्तिकाग्र से जुड़ने की क्रिया को कहा जाता है परागण। ये परागण 2 प्रकार से होता है, एक को बोला जाता है स्वपरागण और दूसरे को कहा जाता है परपरागण, परपरागण। तो स्वपरागण, यदि ये परागकण एक यहाँ पे पौधा है, यहाँ पे बनाते हैं, देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो है एक पौधा है, इस पर ये पुष्प लगा है, इस पर ये पुष्प लगा है। यदि इसी पौधे का परागकण उसी के वर्तिकाग्र से मिलता है या इस पुष्प का परागकण इसके वर्तिकाग्र से मिलता है,
तो इस क्रिया को बोला जाता है स्वपरागण। ये स्वयं होता है, स्वयं जो है परागकण यहाँ से पहुँच करके चले आते हैं वर्तिकाग्र पर। परागण में क्या होता है कि परागकण को वर्तिकाग्र पर पहुँचने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो माध्यम जल हो, वायु हो, कोई कीट हो या स्वयं मानव ही क्यों न हो। तो इस तरह के परागण को बोला जाता है परागण। यदि जल के माध्यम से पहुंचता है तो उसे जल परागण कहते हैं, यदि वायु के माध्यम से पहुंचता है तो इसे वायु परागण कहेंगे, यदि परागकण वर्तिकाग्र पर जंतु के माध्यम से, कीट के माध्यम से पहुंचता है तो उसे कीट परागण कहते हैं। सबसे अच्छा कीट परागण करने वाला कीट कौन सा है, तो वह है मधुमक्खी। तो ये परागण की बात हुई। अब बात करते हैं कि जब परागकण यहाँ पे वर्तिकाग्र पे जुड़ा, परागण की क्रिया हुई, तो ये जो वर्तिकाग्र है इस पर तरल पदार्थ होते हैं, रसायन होते हैं, और उससे ये परागकण क्रिया करने लगता है और क्रिया करके एक नली बनाता है जिसे कहा जाता है पराग नली। इसे कहते हैं क्या चीज़, तो पराग नली या पराग नलिका। अब ये जो परागकण है वह आ जाता है इस पराग नली में, और जैसे जैसे आगे समय बढ़ता है वैसे वैसे पराग नली बढ़ती है, और ये जो बीजांड द्वार है उसके द्वारा प्रवेश करती है बीजांड के अंदर, उसके द्वारा प्रवेश करती है बीजांड के अंदर। और ये जो परागकण है दो भागों में विभाजित हो जाता है और दो नर युग्मक बना लेता है, नर युग्मक। और ये दोनों नर युग्मक पहुंच आते हैं कहाँ पे, तो इस बीजांड के अंदर, इस भ्रूणकोश के अंदर। बीजांड के अंदर वाले भाग को भ्रूणकोश कहा जाता है, और उसके अंदर ये चले आते हैं। उसके बाद से क्या होता है कि एक जो नर युग्मक है इस कोशिका के साथ जुड़ता है, द्वितीयक केंद्रक के साथ, और एक नर युग्मक इस अंड कोशिका के साथ जुड़ता है। तो नर युग्मक यहाँ पे दो बार जुड़ रहे हैं दो कोशिका से, और इसी क्रिया को बोला जाता है निषेचन। बताया गया, ये नर युग्मक हुआ और ये मादा युग्मक हुआ, तो नर और मादा युग्मक की क्रिया को बोला जाता है निषेचन, और निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होता है कि एक नर युग्मक अंड कोशिका यानी कि मादा युग्मक से जुड़ता है तो निषेचन की क्रिया होगी। एक नर युग्मक जो कि दूसरा नर युग्मक है वह द्वितीय केंद्रक से जुड़ता है यानी कि यह भी मादा युग्मक है, और इससे जुड़ेगा तो भी निषेचन की क्रिया होगी और बन जाएगा युग्मनज। उसके बाद से क्या होता है कि निषेचन की क्रिया कंप्लीट होती है तो जो पुष्प में बाह्य दल और दल लगे होते हैं वो गिर जाते हैं। उसके साथ साथ ये जो पुमंग होता है ये भी गिर जाता है, और आगे चल करके ये जो अंडाशय है, अंडाशय किस में परिवर्तित हो जाता है, तो अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है, और ये जो बीजांड है ये अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है, और बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है, और यही बीज आगे चल करके ये नए पौधे को उत्पन्न करता है। तो क्या हुआ यहाँ पे पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन हुआ। क्या चीज़, तो पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। अगला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो होगा मानव में जनन, यानी कि मानव में कैसे जनन होगा इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यह वीडियो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आता है तो ज़रूर वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, और कमेंट के माध्यम से बताइए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, ताकि हम अगला वीडियो जल्द ही प्रोवाइड करा सकें। तो रहने देते हैं इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए नारायण सर क्लासेस के साथ।